जारी तनातनी के बीच नई रेजिमेंट की मांग उठने लगी है। निरहुआ के बाद अब सुभाषपा नेता ने भी एक बड़ी मांग का दावा कर दिया है। तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के पलटवार के बाद मचे संग्राम के बीच अब सुभाषपा बड़ा दावा करने लगी है। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे और पार्टी महासचिव अरविंद राजभर का दावा है कि भारतीय सेना में राजभर रेजिमेंट बन जाए तो चीन को सबक सिखा देंगे। सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दें, सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे सरकार और चाइना बॉर्डर पर राजभर नौजवानों को खड़ा कर दे। मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर अंदर खदेड़ के आ जाएंगे हम। दरअसल अरविंद राजभर ऐसे पहले नेता नहीं है जो नई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जबकि उनसे पहले आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी संसद में अहीर रेजिमेंट की मांग की थी। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। आपको बता दें कि अभी देश में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर आज भी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में लंबी सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं आ सका और अब कोर्ट ने कल सुनवाई की तारीख तय की है। अब कल की सुनवाई के बाद कोर्ट निकाय चुनाव पर अपना फैसला सुनाएगा। निकाय आरक्षण पर कोर्ट में सुनवाई, कल फिर से हाईकोर्ट में तीखी बहस होगी। हाईकोर्ट में बुधवार की सुनवाई पूरी, याचिकाकर्ताओं ने ट्रिपल टेस्ट की मांग दोहराई। अब कल फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यतः तर्क यही दिया गया कि आरक्षण जो लोकल बॉडीज के चुनाव में जो आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को देना है, उसके लिए राज्य सरकार को एक एक्सरसाइज करनी थी। वो एक्सरसाइज उन्होंने नहीं किया, ट्रिपल टेस्ट की, और बिना उस एक्सरसाइज को किए आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यही बहस का मुख्य बिंदु है। माना जा रहा है कि अब निकाय चुनाव पर कल सुनवाई के बाद फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया था कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए और इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट मानने की बात कही। हालांकि अभी सुनवाई के चलते निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। कोर्ट के फैसले के बाद ही निकाय चुनाव का ऐलान हो सकेगा। अखिलेश से मुलाकात के 24 घंटे के बाद 4 बार के विधायक इरफान सोलंकी का ठिकाना बदल गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को महराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर जेल में बंद थे। महिला के प्लॉट में आगजनी के मुकदमे में गिरफ्तारी हुई थी। फर्जी आधार कार्ड से हवाई सफर का भी केस, बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय प्रमाण पत्र देने का भी आरोप। 2 दिसंबर से अब तक कानपुर जेल में बंद थे इरफान सोलंकी। उनको बुलाया, इसीलिए बच्चों को बुलवा लिया था। आप लोगों से बात हुई थी बच्चों को लेकर? बहुत दूर भेज दिया तो बच्चे पता नहीं जा पाएंगे, इसलिए। इरफान की जेल बदले जाने के पीछे कयासों का बाजार भी गर्मा गया है। जानकारों की माने तो इरफान के शहर से दूर होने से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। निकाय चुनाव में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बदल सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं के बीच इरफान की अच्छी पैठ मानी जाती है। कानपुर जेल में रहने से राजनीतिक गतिविधियों में दखल माना जा रहा था। 19 दिसंबर को अखिलेश ने कानपुर जेल में मुलाकात की थी। फैसला लिया गया कि महाराजगंज जेल इरफान सोलंकी को भेजा जाएगा और इरफान सोलंकी को कानपुर पुलिस महाराजगंज जेल ले गई है। वहीं यूपी में एक बार फिर से मदरसों को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। एक नए प्रस्ताव के बाद बहस छिड़ गई है। ये प्रस्ताव मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी को लेकर है, जिसमें शुक्रवार की जगह रविवार की दिन छुट्टी किए जाने और बच्चों के ड्रेस कोड को लेकर बदलाव की मांग हुई है। दरअसल मदरसा नियमावली 2016 में संशोधन पर चर्चा। संशोधन को लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड के सदस्य कमर अली ने प्रस्ताव रखा। शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर बैठक में अभी कोई सहमति नहीं बनी। फ्राइडे की छुट्टी होती है, मदरसों में होती है, बाकी बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में वो संडे को होती है, तो उससे बहुत से कार्य प्रभावित होते हैं और ये भेदभाव बच्चों को महसूस होता है। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के दिन यानी शुक्रवार को मदरसों में छुट्टी होती है, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर ऐतराज शुरू हो गया है। जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए। मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। बैठक में प्रस्ताव के बाद सवाल उठने लगे हैं, लेकिन न तो अभी तक बोर्ड प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने सहमति दी है और बोर्ड से प्रस्ताव वापस होने पर भी आखिरी फैसला शासन को करना होता है। ऐसे में अभी छुट्टी के दिन में कोई बदलाव नहीं होगा। और अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तीसरे दिन भी कर्मियों ने विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।
विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का विधानसभा के पास बेमियादी धरना आज भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारी और मौके पर मौजूद पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हो गई। पुलिस कर्मचारियों को धरने से जबरन उठाने लगी कि तभी कर्मचारी विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं समेत कई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। बर्खास्त कर्मचारियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में 2001 से लेकर 2021 तक की सभी नियुक्तियां एक ही पैटर्न पर की गई हैं। इस विधानसभा का संबंध पूरे 7 साल दिए हैं, तब ये सरकार कहाँ थी? हमें 12 बजे रात तक काम कराया जाता था, 3:30 बजे तक काम कराया जाता था, उसके एवज में कोई पैसा नहीं, कोई छुट्टी नहीं। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैकडोर की सभी 228 भर्तियों को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाल ही में कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को सही ठहरा दिया। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी जांच को काफी बताया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही साथ एसआईटी जांच पर संतोष भी जताया है। पिछले 4 नवंबर को अंकिता के पिता की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने जो है पिटीशन डिसमिस कर दी है और उनकी जो प्रेयर थी सीबीआई जांच के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके एडिशन टू दिस कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो एसआईटी का काम है उसको काफी कोर्ट ने सराहा है। 19 सितंबर को अंकिता भंडारी लापता हुई थी। 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव मिला था। अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपियों को पकड़ा गया था। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात बताई थी। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने 87 दिनों में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने इस मामले में 97 लोगों को गवाह बनाया है। अब देखना है कि अंकिता भंडारी को कब तक इंसाफ मिल पाता है। गर्भगृह में सोना लगा तो केदारनाथ धाम की सुरक्षा पहले के मुकाबले ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई। आधुनिक हथियारों से लैस आईटीबीपी जवानों की तैनाती कर दी गई है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा अब आईटीबीपी को सौंप दिया गया है। आईटीबीपी के 30 जवान आधुनिक हथियारों के साथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात हो चुके हैं। जवानों की तैनाती अगले साल अप्रैल तक रहेगी। मंदिर समिति ने गृह मंत्रालय से मंदिर की सुरक्षा को लेकर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की मांग की थी। मंदिर समिति के पत्र का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है। केदारनाथ में हमारे 30 आईटीबीपी के जवान हैं, पोस्टेड हैं, जिन्होंने टेक ओवर कर लिया है वहाँ पर। उसमें हमारी पुलिस के जो बल हैं वो उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दरअसल इस साल केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है। बद्रीनाथ धाम का गर्भगृह पहले से ही स्वर्ण मंडित है। वर्तमान में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है और इस लिहाज से सुरक्षा का चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करी और केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के जवानों को वहां पर तैनाती कर दी है। आईटीबीपी के साथ साथ पुलिस के 20 जवान भी केदारनाथ धाम में तैनात हैं। हेलीपैड भी हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बाद भारत के उत्तर प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार की गाइडलाइन में संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों के लिए जांच कराए जाने की बात कही गई है। साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले उन यात्रियों को चिन्हित किए जाने की बात है जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। ऑक्सीजन से लेकर आरटी-पीसीआर, सीटी स्कैन, एक्सरे और पैथोलॉजी की जांच से जुड़े संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था करने को लेकर भी कहा गया है। इसके अलावा कोविड से एहतियात बरतने के लिए मास्क, पीपीई किट और ग्लव्स को भी पर्याप्त मात्रा में जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सुविधाएं मरीजों को भर्ती करने के लिए और जो वेंटिलेटर्स हैं उनको भी हम तुरंत चालू रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती ठंड और शीतलहर के साथ कोरोना से बचाने के लिए कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक रैन बसेरों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। बाहर से लोग जो आ रहे हैं बाई एयर, इंडिया से बाहर से आ रहे हैं, उनकी हम जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री भी स्वास्थ्य मंत्री समेत दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर कल बैठक करने वाले हैं। पूर्वांचल का पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इन दिनों ईडी के रिमांड में है। मुख्तार से आज 8वें दिन भी ईडी के प्रयागराज दफ्तर में गहन पूछताछ हुई।
मुख्तार अंसारी से 8वें राउंड की पूछताछ में ईडी का खास फोकस विधायक निधि को लेकर रहा। ईडी यह जानना चाहती है कि उसने साल दर साल अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल किस तरह से किया। निधि का इस्तेमाल वास्तव में आम जनता को ध्यान में रखकर किया जाता था या फिर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ईडी की दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि मुख्तार ने तमाम स्कूलों को अपनी विधायक निधि की रकम क्यों दी। ईडी ने मुख्तार अंसारी से ये भी पूछा कि उसने अपने प्रतिनिधि आनंद यादव के स्कूल को 25 लाख रुपए की रकम क्यों दी। मुख्तार अंसारी ने विधायक रहते हुए अपनी जो विधायक निधि होती है उसका दुरुपयोग किया है। तमाम ऐसे परिचितों के स्कूलों को पैसे दिए हैं जिनमें काम जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है। विधायक निधि में गड़बड़ी के अलावा ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि फरार पत्नी अफशा अंसारी कहाँ है, जांच एजेंसी को सहयोग क्यों नहीं कर रही है, लुकआउट नोटिस के बाद भी फरार क्यों है, अतुल राय और मुख्तार के रिश्ते किस तरह के हैं। दरअसल मुख्तार ने अपने प्रतिनिधि आनंद यादव के स्कूल को विधायक निधि से जो 25 लाख रुपए दिए थे, उस मामले में पिछले साल मऊ के सराय लखनसी थाने में मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज है। गाजियाबाद में भाजपा के जनप्रतिनिधियों के बीच गुटबाजी बढ़ती जा रही है। इन दिनों लेटर बम से लखनऊ और दिल्ली तक हड़कंप मचा है, क्योंकि गाजियाबाद में भाजपा के MLC दिनेश गोयल ने पत्र लिखकर पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि केंद्रीय मंत्री VK सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है। संसद चल रहा है, संसद में बिजी रहते हैं, उन्हें सरकारी गैर सरकारी देश विदेश जाना पड़ता है, तो उनकी बातों को उनके परिवार के लोग नहीं सुनेंगे तो मैसेज बहुत गलत जाएगा। दरअसल 17 दिसंबर पार्टी के प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान MLC दिनेश गोयल के घर पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। आरोप है कि बैठक में जनप्रतिनिधियों को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। जनप्रतिनिधि के रिश्तेदारों की दखलंदाजी के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। केंद्रीय मंत्री VK सिंह को देखते हुए प्रस्ताव लाने का आरोप। दिनेश गोयल के लेटर पर अनिल अग्रवाल ने भी जवाब दिया है। एक लाइन का स्टेटमेंट जारी करते कि साहब कल मैंने एक लेटर जारी किया जिस पे ये मैटर था, मैंने साइन किया। उन्होंने ये ना करके पूरा एक 2.5 पन्ने का लेटर जारी किया जिसमें मुझे टारगेट किया गया। माना जा रहा है कि ये गुटबाजी 2024 चुनाव में टिकट को लेकर है और लंबे वक्त से नेताओं में कोल्ड वॉर चल रहा है। यूपी के एक गांव में भ्रष्टाचार का खेल हुआ, जिसका अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सामुदायिक शौचालय की दीवार पर बेशक इज्जत घर लिखा गया है, लेकिन अंदर की तस्वीर इज्जत के नाम पर मजाक है। कारनामे की तस्वीरें बस्ती मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गौरधुंदा गांव की है। इस सामुदायिक शौचालय के अंदर हालत खस्ता है। कई शौचालय में दरवाजे नहीं हैं, तो कुछ में दरवाजे टूटे हैं। शर्मनाक तो ये है कि 10 लाख की लागत से बने सामुदायिक शौचालय में पास सीटें लगाई गई हैं। एक शौचालय में 2 सीटें। बताया जा रहा है कि इंजीनियर और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में ये कारनामा किया गया और इस लापरवाही की वजह से गांव के लोग सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करने से बचते हैं। इज्जत घर के नाम पर ये कारनामा कई सवाल खड़े करता है, और वो भी तब जब ग्राम प्रधान और सचिव दोनों महिला ही हैं। हालांकि ABP गंगा ने जब इस कारनामे पर जिम्मेदारों से सवाल किए तो अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जवाब मांगा गया है कि किन कारणों में ऐसा हुआ है, और जवाब अभी तक आया नहीं है। जैसे भी जवाब होता है फिर जांच करा के आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लापरवाही के इस खेल को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये सामुदायिक शौचालय सिर्फ नाम के लिए ही है। इसका इस्तेमाल करने से हर कोई बचेगा। यूपी के कारोबारियों के GST की छापेमारी से पहले इनके अंदर हड़कंप था, लेकिन अब इनकम टैक्स और ED के साथ नारकोटिक्स की टीम की दबिश ने इनकी बेचैनी बढ़ा दी है। यूपी में बड़े मीट कारोबारी और मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर अचानक छापेमारी हुई। दरअसल पिछले दिनों नरियावल स्थित स्लॉटर हाउस में अनुबंध से करीब 3 गुना ज्यादा पशु काटन के मामले में घिरे मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के आवास, फैक्ट्री और कार्यालय पर ये छापेमारी हुई। ऑफिस में ED की जो टीम है, इनकम टैक्स की टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इधर लखनऊ के नाका इलाके में प्लाईवुड कारोबारी अनिल गुप्ता के यहाँ दिल्ली से आई नारकोटिक्स टीम ने रेड मारी। शकुंतलम प्लाईवुड की दुकान खुलने से पहले ही टीम तकरीबन सुबह 8 बजे पहुँच गयी। उसके बाद अंदर से लोगों का बाहर निकलना और बाहर से किसी का अंदर जाना बंद कर दिया गया। ये छापेमारी तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। यहाँ पर कुछ कांस्टेबल भी मुहैया कराए गए थे लोकल पुलिस की तरफ से, और लगभग जो 2.5 घंटे की छापेमारी चली उसमें तमाम तरह के बताया जा रहा है दस्तावेज को देखा गया। अभी तक इस बात पर संशय कायम है कि प्लाईवुड कारोबारी के ठिकानों पर नारकोटिक्स की टीम ने रेड क्यों मारी। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। कोरोना के बढ़ रहे केसों के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने की मांग की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की बात कही गई है। साथ ही पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किए जाने का अनुरोध किया है। राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मनसुख मांडविया के लेटर को भाजपा की बौखलाहट बताया है। यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तो साफ कर दिया है कि जब ये यात्रा जम्मू में आएगी तब उस पर फैसला लेंगे। दरअसल राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी, निहाल चंद, देवजी पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा से फैल रहे कोरोना महामारी के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बीच पेगासस स्पाईवेयर को लेकर नोकझोंक हो गई। महीनों से शांत पड़े पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा एक बार फिर संसद में गूंजा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा उठाया। पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई और कांग्रेस सांसद से सबूत की मांग की। आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते। या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू किया है। बहस बढ़ते देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीच बचाव के लिए उतरे। उच्च सदन में हम अपनी बात को तथ्यों प्रमाणों के साथ रखें तो सदन की मर्यादा बढ़ती है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और गौरव गोगोई से जासूसी को लेकर कोई आधार पेश करने की बात की। सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोपों के लिए नहीं है सदन। मामला शांत होने के बाद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार से ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने के लिए सर्विलांस की जानकारी मांगी। इसके अलावा अवैध फाइनेंशियल एक्टिविटी की ट्रैकिंग को लेकर भी सरकार से सवाल पूछा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।